नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार यानी आज से जाट महाकुंभ का आह्वान किया गया है। इस महाकुंभ में देश भर से 1 लाख से ज्यादा जाट समाज के लोगों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल इसमें शामिल होंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस महाकुंभ के माध्यम से समाज की ओर से 14 सूत्रीय मांग पत्र केंद्र और राज्य सरकारों के साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए रखा जाएगा। इस महाकुंभ में क्या कुछ खास रहेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक संगठनों के शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। जाट समाज ने आज भोपाल में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। जाट समाज इस बात की मांग कर रहा है कि उनकी 14 सूत्री मांगों का समाधान होना चाहिए। राजनीतिक दलों से इस बात की मांग की जा रही है कि चुनाव में जाट समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। साथ ही भोपाल में जाट समाज के लिए जमीन आवंटन की जाए जिस पर वो अपने सामाजिक भवन का निर्माण कर सकें। इसके अलावा जाट समाज के आराध्य देव के नाम पर एक बोर्ड के गठन की भी मांग की जा रही है। कुल मिलाकर 14 सूत्री मांगों को लेकर जाट समाज आज भोपाल में बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ भी इस जाट सम्मेलन में शामिल होंगे। सियासी दलों की कोशिश है कि सामाजिक संगठनों को साधा जाए और यही वजह है कि जाट सम्मेलन में बीजेपी के अलावा कांग्रेस नेता भी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में इस्पात सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा था। पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो पुलिस कार्रवाई के लिए निकली और पुलिस ने यहां छापा मारा और 13 लड़कियों को रेस्क्यू किया। इस्पात सेंटर से आपत्तिजनक सामान मिला। पुलिस ने इस्पात सेंटर के मैनेजर्स पर सेक्स रैकेट चलाने का मामला दर्ज किया और वहीं आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस के आगे का एक्शन प्लान क्या कुछ रहेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। सिंगरौली जिले में संचालित इस्पात सेंटरों में पुलिस ने दबिश दी है और यहां से 13 लड़कियों को बरामद किया गया है। पुलिस को इस बात का शिकायत थी कि यहां पर अनैतिक गतिविधियां होती हैं। अभी भी मैं एक इस्पात सेंटर के बाहर ही खड़ा हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस इस्पात सेंटर में लगातार से जब से ये पुलिस की कार्रवाई हुई है यहाँ पे जो ग्राहक है उनका आना बंद हो चुका है और जो इस्पात सेंटर के लोग हैं वो भी लगातार से गायब चल रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने उन संचालकों को भी गिरफ्तार किया है जो इस्पात सेंटर की आड़ में ये इस तरह से अनैतिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। यहाँ ये भी बताने लायक हो कि पुलिस ने बाकायदा पूरी प्लानिंग की थी। इस प्लानिंग के तहत पुलिस ने जो शादी वर्दी में पुलिसकर्मी हैं उन्हें ग्राहक बना करके भेजा था और जब इस बात की पुष्टि हो गई कि यहाँ अनैतिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं तो जो नगर पुलिस अधीक्षक हैं वो साथ ही जो उनकी बनाई हुई टीम थी जिसमें महिला थाना प्रभारी भी शामिल थे, ये सभी लोग इस्पात सेंटरों में पहुँचे। 2 अलग अलग टीमें इस तरह से बनाई गई थी और जाकर के जब ये टीम ने वहाँ पे देखा तो वहाँ से जो अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से जो लड़कियाँ ये इस्पात सेंटर संचालकों द्वारा बुलाई जाती थी उन्हें वहाँ से बरामद किया गया है। ऐसी कुल 13 लड़कियाँ हैं जो 2 इस्पात सेंटरों से बरामद की गई हैं। इसके अलावा पुलिस ने जो इस्पात सेंटर हैं इस्पात सेंटरों से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो सिंगरौली में संचालित इस्पात सेंटर हैं वहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ हो रही थी। इस मामले में जो इस्पात सेंटर के संचालक हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है। साथ ही जो 13 लड़कियां बरामद हुई हैं उन्हें उसका जो अपना सेंटर है सेंटर पे रखा गया है। उस सेंटर पे लड़कियों से भी पूछताछ हो रही है कि आखिर किस तरह से उन्हें यहाँ लाया गया और यहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ संचालित होती थी। बहरहाल इस कार्रवाई के बाद पूरे सिंगरौली जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जो इस्पात सेंटर के संचालक हैं उनमें हड़कंप की स्थिति है और ज़्यादातर इस्पात सेंटर में ताला बंद हो चुका है। राज द्विवेदी, न्यूज़ 18 सिंगरौली। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम में तब्दीली की आशंका जताई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं इसकी वजह से भले ही तापमान में थोड़ी गिरावट आए लेकिन
उमस बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले अगले हफ्ते से हीट वेव चलने की भी संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव से किन्हीं जिलों में बारिश हो सकती है और कहां का मौसम कैसा रह सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी चरम पर है। गर्मी का आलम यह है कि मध्य प्रदेश के 30 से ज़्यादा शहरों का तापमान अधिकतम 40 डिग्री के पार चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश का खरगोन शहर दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में शुमार रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं के चलते पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी का ग्राफ बढ़ गया है। गर्मी का ये आलम अब लगातार बढ़ता रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाली 15 मई के बाद गर्मी का पारा तेजी से बढ़ेगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र के पहले मध्य प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर होगी। गर्मी की बात करें तो मध्य प्रदेश के 30 से ज़्यादा जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। ग्वालियर के ज़्यादातर शहरों की बात करें तो ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, श्योपुर सहित अन्य जो शहर हैं, ज़िले हैं, वहाँ पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी का ये रुद्र रूप और भी बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि अब मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक गर्मी में न निकलने की सलाह दी है। साथ ही बाइक से यात्रा करने वालों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में गर्मी का ग्राफ धीरे धीरे और बढ़ेगा। वहीं 25 मई तक मध्य प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर होगी, जिससे बचना लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और बढ़ते आगे, चुनावी साल है और ये वही साल होता है जिस पर सरकार पर किसी भी मांग को लेकर, नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी अपने आंदोलन पर जा सके। दरअसल छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारी भी इसी राह पर है। संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी में हैं और कर्मचारी बड़ौदा बाजार से अपनी रथ यात्रा के आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इस दौरान 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यह आंदोलन 21 जून तक चलेगा। 21 जून को आंदोलन रायपुर के तूता पहुंचेगा और इस दौरान आंदोलनकारियों का क्या कुछ रहेगा प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। नियमितीकरण की मांग एक बार फिर से बुलंद होने लगी है। सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी आज बड़ौदा बाजार से नियमितीकरण रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इसके तहत अपने 45,000 कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग वो लगातार कर रहे हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते रहे हैं। इससे पहले भी विभागीय कर्मचारी लगातार आंदोलन करते रहे हैं और अपनी नियमितीकरण की मांग करते रहे हैं। 3000 किलोमीटर का पद यात्रा ये करेंगे। फिर 21 जून को तूता नवा रायपुर पर कर्मचारी पहुंचेंगे, एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में 45,000 से अधिक ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें हैं ना तो सुनी जा रही है और ना ही पूरी हो रही है। यही वजह है कि समय समय पर ये आंदोलन करते रहे हैं और जिसकी वजह से विभागों के कामकाज पूरी तरह से ठप रहे हैं। इस बार फिर से आंदोलन में चले जाने के बाद शासकीय कामकाज पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं से लोग अब परेशान होने लगे हैं। दोपहर के वक्त सूरज आग उगल रहा है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में और ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। वहीं प्रदेश के किन किन जिलों में क्या हाल रह सकता है, आइए दिखाते हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। तो वो डिफाल्टर हो गए और ब्याज की गठरी उनके सिर पे चढ़ गई और वो ब्याज उतारना मुश्किल हो गया। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसला किया, हमने फैसला किया कि किसानों के सिर से कर्ज के ब्याज की ये गठरी अब हम उतारेंगे। आज से अभियान प्रारंभ हो रहा है। ऋण माफी के धोखे के कारण जो डिफाल्टर हुए उन किसानों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उनका जो ब्याज है उस ब्याज को
अब बीजेपी की सरकार भरने का काम करेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ सदैव खड़े हैं। मध्य प्रदेश में सीएम जनसेवा अभियान निरंतर चल रहा है। आज चौथा दिन है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 33,566 शिविर लग चुके हैं। 11,60,200 आवेदन आए हैं, जिनमें से 5,62,756 स्वीकृत किए जा चुके हैं। मैं आज उस पर विस्तार से नहीं जा रहा, बाद में फिर हम ब्रीफ करेंगे। लेकिन ये जन सेवा का अभियान है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने के लिए चिन्हित किया और उनको अलग अलग योजनाओं के लाभों के लिए 83 लाख हितग्राहियों के नाम जोड़े थे। और अब जो छोटे छोटे काम होते हैं, दाखिल खारिज, नामांतरण, बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन, बिल्डिंग परमिशन, वो सब दफ्तर में नहीं, अब उन्हीं के गांव में और उनके शहर के वार्ड में देने का अभियान शुरू किया है। पुराने लंबित जो आवेदन थे उनको 15 तारीख तक निपटा दिया जाएगा और उसके बाद शिविर में जो आवेदन आएंगे, शिविर लगा के उन आवेदनों का भी निराकरण करके जनता को निश्चित समय सीमा में सेवाओं का लाभ मिल जाए। इस काम में बीजेपी की सरकार जुटी हुई है। सर, एचयूटी की बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई, धर्मांतरण का मामला भी सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों को आतंक को समाप्त किया है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। पिछले साल ही आपकी जानकारी में है 8 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर किए गए। लेकिन मुझे जैसी जानकारी मिली, आतंकी संगठन, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजबुल उत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे एटीएस ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है। बड़ा इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, एक छिंदवाड़ा से पकड़ा। सभी पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ जारी है। 6 आतंकी हैदराबाद से तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। उनमें से भोपाल जो धर्मांतरित होकर हिंदू से गया हुआ एक शख्स भी शामिल है। इन सबके तार हिजबुल उत तहरीर से जुड़े हुए हैं, जो कट्टरपंथी संगठन है। ये लोग पूछताछ में पता चला कि रायसेन से सटे जंगल में ट्रेनिंग कैंप लगाते थे। समाज में घुलने मिलने के लिए इनमें से कोई ट्रेनर होता था, कोई कंप्यूटर टेक्नीशियन था, कोई दर्जी, कोई ऑटो ड्राइवर इत्यादि का काम कर रहे थे। और गिरफ्तार सदस्यों में से एक भोपाल के कोहफिजा में एडुफोरम ट्यूटोरियल्स के नाम से कोचिंग सेंटर भी चला रहा था। ये समाज की भोली भाली बेटियों को फंसाकर शादी करना, उनकी जिंदगी बर्बाद करना और धर्म परिवर्तन जैसे गैर कानूनी काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश की धरती पर यह बर्दाश्त नहीं होगा। अभी पूछताछ जारी है, इनको जड़ से नेस्तनाबूद करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। बढ़ते आगे और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव में छाए बजरंगबली के मुद्दे पर अब
मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बजरंगबली के सहारे कांग्रेस मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो जारी हुआ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बजरंगबली के सहारे है। अब कांग्रेस मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया गया है और अब यहां पर इस वीडियो को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है वो भी दिखाएंगे आप। प्रभु आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई। अब क्या दिया प्रभु? हे हनुमान, अब मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करो। अब तुम्हें भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। प्रभु आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई। अब क्या दिया प्रभु? हे हनुमान, अब मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करो। अब तुम्हें भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। प्रभु आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई। अब क्या दिया प्रभु? हे हनुमान, अब मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करो। अब तुम्हें भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। प्रभु तो ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया गया है। एक तरफ पार्टियों पर भगवान के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब भगवान के ही नाट्य रूपांतरण का इस्तेमाल कर रही है। भगवान का नाम की जगह भगवान को ही सीधा यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके नाट्य रूपांतरण को दिखाकर ये वीडियो जारी किया गया, जिसमें डबिंग करके ऑडियो एडिट करके डाला गया है। और भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले बजरंगबली की एंट्री पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से लगातार चुनाव जीत रहा हूं। कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली समझ गए कि बीजेपी के लोग नकली हैं। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है। कर्नाटक चुनाव में जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया। सत्य मार्ग पर चलने पर बजरंगबली का आशीर्वाद मिलता है। हम विधायक हैं, हनुमान जी की आशीर्वाद कृपा से ही हम आज लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मैं धर्म के नाम पर प्रचार नहीं करता। ये अगर किसी ने वीडियो वायरल किया है तो जिस प्रकार मोदी प्रधानमंत्री होकर झोंपड़ी में नुक्कड़ समाये करके हनुमान जी के नाम पर वोट बटेरने का काम किया, हनुमान जी और भगवान राम समझ गए ये नकली स्वार्थी लोग हैं। कांग्रेस के साथी हमारे मित्र धर्म में विश्वास करते हैं, हनुमान जी की राम की पूजा करते हैं। विभिन्न धर्मों को पालन करने वाले लोग, इस्लाम, पारसी, जैन, सभी धर्मों का कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर सम्मान। प्रभु आप क्या? तो ये जो तस्वीर सामने आई, गोविंद सिंह का ये कहना है कि अगर बीजेपी भगवान का नाम लेकर के चुनाव में प्रधानमंत्री भगवान के नाम का वोट लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वीडियो को लेकर बात करेंगे। राकेश शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, ये एक वीडियो आपने संभव देखा होगा जिसमें भगवान राम और हनुमान जी के संवाद का एक नाट्य रूपांतरण दिखाया गया। उसमें डबिंग करके ये दिखाया गया है कि कमलनाथ की विजय पताका के लिए हनुमान जी को भेजा जा रहा है मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे सर इस वीडियो पर? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रही है। अब ये तो पराकाष्ठा हो गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है वो सेकुलर पार्टी है, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करती है। अब चुनाव आ गए हैं, चुनाव की बात हो रही है, तो अब धर्म का इस्तेमाल करके इस तरह के वीडियो जारी करती है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। तुरंत कमलनाथ को और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये देश की वो जनता जो सनातन धर्म को मानती है, जो भगवान राम की भक्त है, हनुमान जी की भक्त है, वो कभी भी इस तरह की कांग्रेस की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। गोविंद जी, जो नेता प्रतिपक्ष है वो अभी रिएक्शन दे रहे थे मीडिया के सामने, कह रहे थे जब प्रधानमंत्री होकर नरेंद्र मोदी नुक्कड़ सभा में भगवान का नाम ले सकते हैं तो वो गलत नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जय बजरंगबली कहना अगर गलत है तो ये हिंदुस्तान में बता दीजिएगा सही क्या है, और कांग्रेस के नेता तय करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है।
मुझे लगता है कि राम को काल्पनिक पात्र कहने वाले कांग्रेस के नेता चिल्लू भर पानी में डूब मरे और ये बताएं कि इतनी हिम्मत कैसे जुटा लेते हैं कांग्रेस के नेता, अब भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी तुच्छ राजनीति के लिए। राकेश जी, आस्था पर आघात है, क्योंकि भगवान राम खुद निर्देश दे रहे हैं हनुमान जी को कि जाइए कमलनाथ की विजय पताका लहराइए। मैं वही कहना चाहता हूँ कि सीधे सीधे आस्था पे आघात है और मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस बात की निर्वाचन आयोग में भी शिकायत करेगी। और राकेश जी, चूंकि ये इस तरह सोशल मीडिया, अब चुनावी समय जैसे जैसे आ रहा है, पहले एक दौर था कि जब नेताओं की जुबान फिसलती थी, एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे के कॉलर पकड़ते थे जुबान से, अब भगवान तक राजनीति पहुंच गई। सर, इस पर रोक लगनी चाहिए। आपकी सरकार केंद्र में है, आपके राज्य में सरकार है, इस तरह के सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने के लिए कुछ प्रयास हो सकेगा क्या? देखिए, मैंने तो सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसमें माफी मांगना चाहिए और इस टेप की जांच भारतीय जनता पार्टी कराएगी कि इस टेप को कांग्रेस पार्टी के किस प्लेटफॉर्म से जारी हुआ है और उसके जांच के बाद उसकी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार, उम्मीद करते हैं आगे से भगवान को लेकर के कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी से सोशल मीडिया पर इस तरह से कम वोट बटोरने के लिए एडिटेड वीडियोस न डाले, आस्था पर आघात न करे। बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते आगे, उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है, बैंक में भीषण आग लगने का मामला। बैंक ऑफ इंडिया में आग लगी है। दरअसल बैंक में आग लगने के बाद आग बुझाने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। और उज्जैन से बड़ी खबर, बैंक में आग लगने का मामला, आग बुझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अब प्रयास यही किया जा रहा है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जाए। बैंक ऑफ इंडिया में आग लगने का मामला है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जब सूचना दी गई दमकल विभाग को, तो आग बुझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं, ये देखिए काला स्याह धुआं यहां निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और आग की लपटें उठ रही हैं। बैंक में भीषण आग लगने का ये पूरा मामला इस वक्त की बड़ी खबर हम उज्जैन से आपको बता रहे हैं, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें बैंक में आग लगने के बाद सामने आई। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और देखिए आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और कितना समय लगेगा आग बुझाने में और क्या कुछ नुकसान रहा आग लगने की वजह से, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, ये उज्जैन से एक बैंक में आग लगने का मामला, बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच ये है। और आग कैसे लगी अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है और आग बुझाने के बाद संभव है कि इस पर जांच में कुछ पता चल पाए कि आग लगी तो लगी कैसे। बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में आग लगी है और दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं आग पर काबू पाने के लिए। आग बुझाने के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के इस ब्रांच में आग लगी है और यह आग कैसे लगी ये अभी जांच का विषय रहेगा। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या आग बुझा ली गई है? उज्जैन की नागिरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया है ये, जिसकी शाखा में जो है आज भीषण आग लगी है। जी, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग क्यों लगी है। फिलहाल जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है आग बुझाने का कार्य कर रही हैं। जो है आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां वहां पर जो है आग बुझाने की। और इसके अलावा जो बैंक के कर्मचारी है उनसे हमने जानने की कोशिश की थी कि इस पे कितना केस लगा है, कितनी एफडी है, कितने लोगों को लाकर है। इस पे किसी भी प्रकार से भी अधिकारियों की तरफ से आया है, क्योंकि अभी है ना अधिकारियों का सिर्फ यही कहना है कि आग किसी भी जो आग लगी है इसके आग बुझने के बाद ही हम आकलन लगा पाएंगे कि इसमें कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी हद तक जो है आग उस पर काबू पा लिया है। कूलिंग का काम शुरू होगा अजय, जो कि करीब 1-1.5 घंटे तक चल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आग बुझा ली गई है लगभग और आग पूरी तरह से बुझने के बाद कूलिंग की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।